गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ द फर्स्ट बुक, ठीक है, जिसका नाम है द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी। एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से ये जो दो पोलर बने हुए थे, बाय मीन्स टू और पोलर मीन्स पोल्स जो थे, उन्होंने किस तरह से उनका किस तरह से एंड हुआ था। ये जो दो पोलर्स थे वो कौन कौन से पोल्स थे, ये यूएसए और यूएसएसआर जिन्होंने अलाइंसेस फॉर्म किए थे। एक ईस्टर्न ब्लॉक था और वेस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है। तो उसका एंड कैसे हो, उसी के बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एग्जैक्टली सोवियत सिस्टम। ये सोवियत सिस्टम है क्या चीज़ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए सोवियत सिस्टम को ही यूएसएसआर कहा जाता है। मतलब यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको यूएसएसआर कहा जाता है। इसको रशिया भी अगर हम लोग बोलेंगे तो ये गलत नहीं होगा, और सोवियत सिस्टम बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्लियर है। और ये जो यूएसएसआर है ये कब मतलब बीइंग में आई, कब ये एग्जिस्ट कब हुई, मतलब कब ये वर्किंग में आई, जब एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, कहाँ पर, रशिया में। उसके बाद ये जो यूएसएसआर थी वो एग्जिस्टेंस में आई। और इस रेवोल्यूशन का मेन आइडिया क्या था कि हम लोगों ने लोगों को सोशलिज्म के बारे में अवेयर करना है और अपोज करना है। किसको अपोज करना है, अपोज करना उन्होंने कैपिटलिज्म को। किसको अपोज करना है, कैपिटलिज्म को अपोज करना है। और उनका मेन मोटिव एक ही था कि यहाँ पर इक्वालिटेरियन सोसाइटी की नीड है। मतलब हम लोग को एक ऐसी सोसाइटी की ज़रूरत होगी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेगी, ना कि लॉ बिफोर इक्वालिटी की बात करेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को इसी रेवोल्यूशन के थ्रू पता चलती हैं जो 1917 में हुई थी, कहाँ पे, रशिया में। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये बहुत बिगेस्ट अटेम्प्ट था। किसमें बिगेस्ट अटेम्प्ट था, ये ह्यूमन हिस्ट्री का, कि हम लोगों को क्या करना है, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स, अदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस जिनसे प्रॉफिट अर्न किया जाता है पर्सनली, उनको क्या करना है, एबॉलिश करना, मतलब उनको ख़त्म करना है। और एक ऐसी सोसाइटी को डिज़ाइन करना है जिसका प्रिंसिपल क्या होगा, इक्वालिटी। दैट मीन्स हम लोग किसकी बात करें, कम्युनिज्म की बात करें या फिर सोशलिज्म, या अदर इसके बाद हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, क्लासलेस सोसाइटी की बात भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो सोवियत सिस्टम के जो मेंबर्स थे या मेकर्स थे, उनका ये मोटिव था, उनने उनने प्राइमरी जो एक फोकस था वो किसको दिया, उन्होंने दिया स्टेट को, कि स्टेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ऑन करेगी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जो थी वो क्या करेगी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ऑन करेगी जिससे इक्वली प्रॉफिट को अर्न किया जाएगा इन द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी के लोग जो हैं वो प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे, क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया सोवियत सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता था जिस सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो डोमिनेट करती थी, और उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी अपोज करने वाला नहीं था। और यही पॉलिटिकल पार्टी क्या करती थी, हमेशा गवर्नमेंट को रन करती थी। मतलब रूलिंग पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ही थी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, इसके अपोजिशन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी और ना उनको अलाउ किया जाता था अपोज करने के लिए इस गवर्नमेंट को। और वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो प्लान करी जाती थी, कंट्रोल करी जाती थी, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी। दैट मीन्स कि वहाँ पर फुल फ्लेज जो गवर्नमेंट थी वो किसके हाथ में थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी जो ईस्टर्न पार्ट में आ चुकी थी, जिन्होंने ईस्टर्न ब्लॉक को फॉर्म किया था, वो कौन कौन से नेशंस थे, वो जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे वो नेशंस। मतलब ऐसी आर्मीज़ जिन्होंने यूएसएसआर की हेल्प भी करी और उनसे हेल्प भी ली, उन्होंने क्या किया, वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गए, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए। कैसे यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गए, क्योंकि उन्होंने अलायंस बनाया था यूएसएसआर के साथ में मिलकर, जिसको हम लोग ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स थे इन कंट्रियों के, मतलब
ऐसी कंट्रीज़ जो यूएसएसआर के साथ अलायंस में शामिल थी, अलायंस का एक पार्ट बन चुकी थी, उनके इकोनॉमिक सिस्टम्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स जो थे वो सारे किसके साथ मतलब मैच करते थे, यूएसएसआर की पॉलिसीज़ के साथ मैच करते थे। लाइक अगर हम लोग बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा भी कहीं ना कहीं मतलब किसकी उसकी आइडियोलॉजी कैसी थी, उसकी आइडियोलॉजी भी सेम यूएसएसआर की तैसी ही थी, मतलब कम्युनिज्म थी उसकी आइडियोलॉजी भी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, सेकेंड वर्ल्ड भी कहा जाता था इनको। किसको सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था? ये जो कंट्रीज़ जो थी वो यूएसएसआर के साथ जो मिली हुई थी उनको सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था, सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता था, और साथ ही साथ वारसा पैक्ट कहा जाता था, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था जो किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसएसआर के साथ उसके फ्रेंडली स्टेट्स के साथ मिलकर बनाया गया था। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर ये जो वारसा पैक्ट जो एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म किया गया था, उस मिलिट्री अलायंस का जो हेड था वो कौन था? यूएसएसआर जो था इस ब्लॉक का हेड था, क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और उसके बाद जब सोवियत यूनियन जो थी वो ग्रेट पावर बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस टाइम पर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन क्या बनी, एक ग्रेट पावर बनी, सोवियत इकोनॉमी जो थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी एज़ कंपेयर टू यूएस। यूएस जो था वो ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, और जो यूएसएसआर था उसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी यूएस के मुकाबले में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक जो मतलब एक नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो थे इन दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ किस बहुत ही कम्प्लेक्स थे उस टाइम पर इनके कम्युनिकेशंस, क्योंकि इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, ऑयल की, आयरन की, स्टील की ज़रूरत होती थी, तो उसी बेसिस पे ये दोनों जो थे नेशंस वो आपस में बातचीत करते थे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि मशीनरी की प्रोडक्शन के लिए भी वो यूएस पर डिपेंड था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी वो मतलब कनेक्टेड थे, रिमोट एरियाज़ को कनेक्ट करके रखना ताकि उनमें उन फारफ्लंग एरियाज़ को या लोकेलिटीज़ को इतना एफिशिएंट बना सकें कि वो लोगों तक कम्युनिकेशन जो है वो इजीली उन तक पहुंचा सकें। डोमेस्टिक कंज्यूमर जो हैं, मतलब जिनको मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो फुलफ़िल करनी है, उनके लिए ऐसी इंडस्ट्रीज सेट करी जाएं जिनमें वो कम से कम क्या कर सके, प्रोड्यूस करे और लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा गया ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी, उनका ये मानना नहीं था कि हम लोग सिर्फ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे हम लोगों के बेनिफिट, मतलब उनके सोशल नीड्स को, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। उनका मोटिव ये था कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन की नीड्स फुलफ़िल करें और साथ ही साथ हम लोग क्या करें, हम लोग दूसरे नेशंस की नीड्स को भी फुलफ़िल कर पाएँ। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सोवियत स्टेट थी, उन्होंने एक ही चीज़ को अपना मोटिव बना रखा था कि हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहले क्या प्रोवाइड करेंगे, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करेंगे, और आफ्टर दैट हम लोग अपने नेशन की डेवलपमेंट करेंगे। और गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करेगी जिससे वो अपने बेसिक नीड्स इजीली मतलब एक्वायर कर पाएँ, लाइक एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, और अदर वेलफेयर स्कीम्स होगी। ठीक है, और इवन कि उस टाइम पर कोई मतलब उनका मोटिव ये था कि वहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, हर कोई पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड होना चाहिए, क्योंकि अगर सोशल इक्वालिटी की बात करी जाती तो वो सोशल इक्वालिटी में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्लेस ही नहीं होता। स्टेट ओनरशिप जो थी वो डोमिनेट करेगी, कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो मतलब अपने पास ही नहीं रखेगा, वो कम्युनिटीज़ के साथ शेयर करेगा। जितनी भी लैंड होगी उसे जो भी प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके द्वारा वो मतलब लैंड, जिसकी लैंड थी उसके द्वारा ही नहीं वो सारा कंज्यूम किया जाएगा, सभी के साथ उसको शेयर किया जाएगा। सोवियत सिस्टम एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बन चुका था, एक ऐसा अथॉरिटेरियन सिस्टम बन चुका था जिसमें लोगों की लाइफ जो थी वो टोटली क्या हो चुकी थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। और अब ये सारी चीज़ें जो थी वो क्यों हो रही थी, ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पे लोगों को राइट्स नहीं प्रोवाइड होंगे, और जहाँ पर राइट्स नहीं होंगे दैट मीन्स वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी। मतलब लोगों के पास एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, जिसकी वजह से लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे ना। जैसे आप लोगों को पता है आज के टाइम पर हम लोग पीएम के भी
कार्टून्स वगैरह बना के, तो हम लोग उनके बेसिस पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब सेंसरशिप यहाँ पर लागू नहीं है, लेकिन सोवियत यूनियन जो था वहाँ पर उस टाइम पर सेंसरशिप जो थी वो लागू थी, क्योंकि आप लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी छाप नहीं सकते हो, कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। बहुत सारे ऐसे नेशंस लगाए गए जिसमें सोवियत स्टेट जो थी उसको रिफॉर्म करने थे, लेकिन वो आप लोगों को जो आगे वाला टॉपिक है उसमें आप लोगों को पता चलेगा मिखेल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स करी, जिसके बेसिस पर इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्म भी हुई, और कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी कि वो रिफॉर्म्स जो थे वो टाइमली ना होने, टाइम के रहते ना किए जाने पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, एक ही पार्टी थी जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उस सिस्टम का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, जिसने टाइटली कंट्रोल करके रखा था सभी इंस्टीट्यूशंस को, और वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बिल्कुल भी नहीं रही थी। और उसके बाद ये जो पार्टी थी वो रिफ्यूज़ करती थी उन लोगों को कि जो 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी रह रहे हैं, तो वो डिमांड भी नहीं कर सकते कि हम लोग रिपब्लिक होना चाहते हैं। सोवियत यूनियन खुद से अपने अफेयर्स को खुद से मैनेज करती, चाहे वो उसके कल्चरल अफेयर्स हो जो मर्जी हो, जिस तरह से वो चाहती पूरी स्टेट को उसी तरह से फंक्शनिंग करनी पड़ती, मतलब लोगों को बिल्कुल भी कोई भी राइट वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, रशिया एक ऐसा पार्ट रह चुका था इन 15 रिपब्लिक्स में से, मतलब कहने का ये हुआ कि यूएसएसआर में 15 नेशंस इन्वॉल्व थे। जैसे यूएसएसआर 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर कब टूटता है बच्चे, 1991 में, और 1991 में जब यूएसएसआर टूटता है तो उसमें से कितने रिपब्लिक्स बाहर निकलते हैं, मतलब 15 नेशंस जो थे वो बाहर आते हैं, जो पहले इकट्ठे थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था किसको, यूएसएसआर को। रियलिटी में रशियन जो था, रशियन एम्पायर जो था या फिर रशिया जो था वो डोमिनेट कर रहा था हर एक जगह पे, और इन सभी 15 रिपब्लिक्स में से, 15 नेशंस में से ज़्यादा रीजन जो था वो किसके कंट्रोल में आ चुका था, उस रशिया के कंट्रोल में आ चुका था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि रशिया सिर्फ अपनी ही मतलब नेशन पे या अपने ही चेयर पे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देता था, और लोगों को सप्रेस करके रखा जाता और उनको निगलेक्ट किया जाता हर एक बेसिस पर। ठीक है, देन यहाँ पर क्या बताया गया, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है उस टाइम पर कोल्ड वॉर के टाइम पर सोवियत यूनियन जो था वो यूएसए के साथ टाइम टू टाइम मतलब एक कॉम्पीट कर रहा था, चाहे वो स्पेस रेस हो, आर्म्स रेस हो, जो मर्जी भी। ठीक है, वेपन्स फॉर्मेशन के बेसिस पे हर एक जगह पे वो क्या कर रहा था, मतलब उसके साथ कम्पीट कर रहा था। सोवियत यूनियन जो था वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड रह गया, क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो जो थी ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, और यूएसएसआर के पास इतनी इकोनॉमी जो थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो थी लोगों की वो भी फुलफिल कर रहा था। जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया कहाँ पर, पाकिस्तान में, और वहाँ पे 10 साल तक आई थिंक लड़ाई जो थी वो होती रही। आर्मी जो यूएसएसआर की आर्मी थी उसको रेड आर्मी कहा जाता था, वो सबसे वर्ल्ड की 4th नंबर की आई थिंक डेंजरस आर्मी इन द वर्ल्ड उसको कंसीडर किया गया था। 1979 में वहाँ पर लड़ाई होती है, किस किस के बीच में होती है, यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बीच में होती है, जिसकी वजह से यूएसएसआर का जो ये मिलिट्री सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीकन हो गया, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, वो रिटर्न हो गए, क्योंकि उनकी आर्मी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक 10 साल कहने की बात है, 10 दिन किसी की प्लेस पे जाके बैटल फील्ड में वहाँ पे लड़ाई करना बहुत होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब लोअर लेवल पे चली गई थी, प्रोडक्टिविटी भी इतनी मतलब फास्ट नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत कम चल रही थी उस टाइम पर। और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूएसए जो था वो बहुत आगे निकल चुका था, और यूएसएसआर में फूड शॉर्टेजेस जो थी वो भी आना शुरू हो गई, कंज्यूमर गुड्स जो थे वो उनकी शॉर्टेजेस आना शुरू हो गई, फूड इम्पोर्ट्स जो थे अब हर साल क्या होना शुरू हो गए, इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, और सोवियत इकोनॉमी जो थी वो फ्लैटरिंग होना शुरू हो गई 1970s के बाद, जब वो स्टेगनेंट हो चुका था, जब उसकी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल भी क्या हो चुकी थी, मतलब स्टेगनेंट, बिल्कुल स्लो हो चुकी थी उस टाइम पर। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना और कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे पर्सनली। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।